राव ट्यूटोरियल सीजीपीएससी मेंस के पूर्णतः निःशुल्क क्लास के लिए आइए जुड़ते हैं योगेश सर के साथ। नमस्कार दोस्तों, अपवर्तन में हम आगे बढ़ते हुए आज पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, यानी कि कांच के गुटके से प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए जैसे हम दोस्तों पढ़ते आए हैं यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन में कि अपवर्तनांक न्यू इज इक्वल टू होता है साइन आई डिवाइड बाई साइन आर या V1 डिवाइड बाई V2। ठीक है, जहां ये क्या है अपवर्तन कोण की जिया, ये है अपवर्तन कोण की जिया। क्लियर है फ्रेंड? तो आज पढ़ रहे हैं हम ग्लास स्लैब से प्रकाश का रिफ्लेक्शन या प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है फ्रेंड, तो मान लीजिए यहां पर दोस्तों ये ए बी सी डी या सी डी ले लेते हैं, एक ग्लास स्लैब है और यहां प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है दोस्तों। तो देखिए पहले प्रकाश किरण एयर से ग्लास में इंटर कर रही है। ठीक है दोस्तों, पहले प्रकाश किरण एयर से ग्लास में इंटर कर रही है, मतलब कि विरल से कहां जा रही है, सघन माध्यम में। रेयर से कहां जा रही है, डेंसर माध्यम में। तो ये आपतित प्रकाश किरण है, ये अभिलंब है और सरफेस ए बी है। ग्लास स्लैब का ऊपरी सरफेस है ए बी है। ठीक है, तो ये आपतित प्रकाश किरण है। चूंकि प्रकाश किरण विरल से कहां जा रही है, सघन में जा रही है, तो अभिलंब की ओर झुक कर चलेगी। तो ये जो प्रकाश किरण है ये अभिलंब की ओर झुक करके चलती है, अपनी एक्चुअल पाथ को फॉलो नहीं करती है, अभिलंब की ओर झुक करके चलती है। तो आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण कितना हो गया, आपतन कोण आई। और अपवर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण कितना हो गया, R1 हो गया। इसको हम बोलते हैं अपवर्तन कोण या रिफ्रैक्शन एंगल। क्लियर फ्रेंड? यही प्रकाश किरण जो अपवर्तित हुई है सरफेस AB से, ये आगे जा करके सरफेस CD पर इंसिडेंट होगी। सरफेस CD पर क्या हो रही है, यही प्रकाश किरण इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, और ये इस सरफेस से बाहर निकल जा रही है, फिर से कहा एयर में। तो इस पॉइंट पे सरफेस CD पे जो रिफ्रैक्शन है, अपवर्तन है, वो कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में हो रहे हैं, ग्लास से एयर में। मतलब सघन से कहा जा रही है, अब विरल में। सघन से विरल में जा रही, तो हम जानते हैं सघन से विरल में जाने पर वेलोसिटी बढ़ जाती है, वेग बढ़ जाता है। तो प्रकाश किरण अब अभिलंब से क्या होती है, दूर हट करके चलती है। यहाँ प्रकाश किरण विरल से सघन थी तो अभिलंब की ओर झुक कर चली, यहाँ प्रकाश किरण सघन से विरल है तो अभिलंब से दूर हट करके चलेगी। क्लियर है फ्रेंड? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप सरफेस CD की बात करते हैं, तो सरफेस CD के लिए ये जो निर्गत किरण है AB का, ये इसके लिए क्या बन गई है, ये इसके लिए आपतित प्रकाश किरण बन गई है। तो यहाँ पर अभिलंब और आपतित प्रकाश के बीच बनने वाला कोण कौन सा है, आपतन कोण कितना, R2। तो R2 क्या है, R2 सरफेस CD का कौन सा कोण है, आपतन कोण है। उसी प्रकार CD का अपवर्तन कोण ये कितना है, अपवर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण कितना मान लेते हैं, E। कितना मान लेते हैं, E। ठीक है, E मान लेते हैं। तो ये E क्या है, ये E है अपवर्तन कोण। ठीक है फ्रेंड, तो अपवर्तन कोण ये हो गया E, ये हो गया R2 अपवर्तन कोण किसके लिए, CD के लिए। और R1 क्या है, अपवर्तन कोण किसके लिए, सरफेस AB के लिए। और सरफेस AB का अपवर्तन कोण कितना है, I है। क्लियर फ्रेंड? तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए, यहां से यहां तक, फिर ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये इस प्रकार से हमको Z उल्टा Z दिखाई दे रहा है। ठीक है फ्रेंड, या N बना हुआ है, ये ऐसा N बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये देखिए ऐसा N बन रहा है, या इस प्रकार से उल्टा हमको Z दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा जो कोण होता है इसको मैथमेटिक्स में कौन सा एंगल बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण। और इस एंगल का मान इस एंगल के हमेशा बराबर होता है। मतलब ये जो एंगल होगा ये इस एंगल से क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये कौन से कोण बना रहे हैं, ये एकांतर कोण। तो यहाँ पर देखिए ये जो R1 का मान है ये R2 क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर ये Z जो बन रहा है ये कौन सा कोण बना रहे हैं, एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, हमको क्या मिलेगा, R1 बराबर होगा किसके, R2 के। क्लियर है फ्रेंड? ठीक है, आगे इस रेशो को हम करते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए पहले हम लेते हैं सरफेस AB के लिए। सरफेस AB के लिए अपवर्तन का द्वितीय नियम या स्नेल का नियम अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रकाश किरण एयर से कहां जा रही है, ग्लास। तो हम लिखेंगे A म्यू G, A म्यू G, ग्लास का एयर के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, साइन I डिवाइड बाई
साइन आई डिवाइड बाई साइन R1 इज इक्वल टू, ठीक है, V1 बाई V2। तो V1 क्या होगा, VA होगा, V2 कितना होगा, VG होगा। इक्वेशन 1, ठीक है फ्रेंड। अब सरफेस CD के लिए देखिएगा, सरफेस CD के लिए स्नेल का लॉ या अपवर्तन का द्वितीय नियम अप्लाई कीजिए। तो अब कितना होगा, अब ग्लास से कहां है, एयर, तो अब क्या लिखेंगे, G म्यू A लिखेंगे और यहां पर अप्लाई कीजिए। तो यहां पर क्या होता है, साइन, यहां पे अपतन कोण दोस्तों कितना है, यहां पर अपतन कोण R2 है, क्योंकि ये जो प्रकाश किरण है ये CD के लिए कौन सी प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण का कार्य कर रही है। तो अभिलंब से कितना कोण बना रही है, R2। तो R2 ही सरफेस CD के लिए कौन सा कोण है, आपतन कोण है। तो ये क्या होगा, साइन R2 डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई क्या होता है, साइन R, जहां R क्या है, अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण कितना है, सरफेस CD के लिए E है, तो ये कितना होगा, साइन E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्लास से एयर, तो ये कितना होगा, VG डिवाइड बाई VA। इक्वेशन 2 क्लियर फ्रेंड। अब हम इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 करते हैं फ्रेंड। तो हमको क्या मिलेगा, A म्यू G इंटू G म्यू A इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना है, ये है साइन I डिवाइड बाई साइन R1 इंटू इसका वैल्यू कितना है, तो ये है साइन R2 डिवाइड बाई साइन E। क्लियर फ्रेंड। तो यहां देखिए R1 किसके इक्वल है, R2 के इक्वल है। तो R1 R2 के इक्वल है, तो इस इक्वेशन में इस R2 को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, R1 से। तो ये क्या हो जाएगा, A म्यू G इंटू G म्यू A इज इक्वल टू साइन I डिवाइड बाई साइन R1 और साइन इस R2 को रिप्लेस करेंगे R1 से, तो ये भी साइन R1 डिवाइड बाई ये हो गया साइन E। तो देखिए फ्रेंड, साइन R1 से कैंसल आउट हो गया, तो कितना बचा हमारे पास, ये बच जाता है साइन I डिवाइड बाई साइन E। A म्यू G का वैल्यू कितना है, VA बाई VG, इसको हम पुट कर देते हैं, ये हो गया VA डिवाइड बाई VG इंटू G म्यू का वैल्यू कितना है, G म्यू का वैल्यू है VG बाई VA, तो ये हो गया VG डिवाइड बाई VA इज इक्वल टू हमको क्या मिला है, साइन I डिवाइड बाई साइन E। तो फ्रेंड VA से कैंसल आउट, VG से कैंसल आउट, तो ये पूरा इक्वेशन कैंसल आउट हो गया। तो हमको क्या मिला, यहाँ पर वैल्यू 1 मिला, ठीक है, ये कैंसल आउट हो गया, क्या मिला, 1 मिला, ठीक है। तो साइन I डिवाइड बाई साइन E इज इक्वल टू कितना मिला है, 1। तो इसको इस तरफ ले आते हैं, तो आगे सॉल्व करने पर क्या मिलेगा हमको, साइन I इज इक्वल टू मिलेगा साइन E। साइन I इज इक्वल टू क्या मिला, साइन E, साइन कैंसिल आउट, तो क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू E, I इज इक्वल टू E मिला है। देखिएगा दोस्तों, I इज इक्वल टू E मिला है, यानी कि I का वैल्यू किसके बराबर है, E के बराबर है। तो I क्या है, आपतन कोण है AB पर, और E क्या है, निर्गत कोण है, ठीक है, कहां पर, CD पर, यानी कि यहां पर प्रकाश आ रही है और यहां पर प्रकाश जा रही है। तो प्रकाश के आपतन के समय और प्रकाश का ग्लास स्लैब से निकलने के पश्चात दोनों एंगल क्या मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं। इसका मतलब कोई भी ग्लास स्लैब में जब प्रकाश किरण आती है वो एंगल और जब प्रकाश किरण निर्गत होती है वो दोनों एंगल क्या होते हैं, बराबर। यानी कि जितने एंगल पर प्रकाश किरण का आपतन होगा उतने ही एंगल पर प्रकाश किरण का क्या होगा, निर्गमन होगा, यानी कि उतने एंगल पर ही प्रकाश निकलेगी। यानी कि प्रकाश का जितना एंगल है आते वक्त उतना ही एंगल क्या होगा प्रकाश का निर्गमन के समय में, ठीक है। लेकिन होगा क्या फ्रेंड, ये देखिए ये प्रकाश किरण है, यदि ग्लास स्लैब नहीं होता या अपवर्तन नहीं होता तो ये प्रकाश किरण सीधे निकलती और सीधे निकल के इस प्रकार से जाती, ठीक है। परंतु अपवर्तन के कारण प्रकाश किरण अब यहां से नहीं जा रही है बल्कि इस पॉइंट से होकर आगे चल रही है, यानी प्रकाश किरण का इतना क्या हो गया, इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्लियर फ्रेंड, इतना क्या हो गया, प्रकाश किरण का डिस्प्लेसमेंट हो गया। एंगल सेम है, जितने एंगल से इंसिडेंट हुई उतने ही एंगल से प्रकाश किरण निकल के जा रही है ग्लास स्लैब से, बट उसका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। यानी कि प्रकाश किरण जिस एक्चुअल बात को फॉलो करते हुए निकलती तो वहां से नहीं निकल रही है बल्कि वो कुछ पॉइंट से क्या हो गई है, डिस्प्लेस हो गई है, पीछे आ गई है।
प्रकाश किरण कैसे ले जाना चाहिए था सीधे, बट वो यहां से नहीं जा रही, बल्कि क्या हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया है, इतने का डिस्प्लेसमेंट हो गया है। ठीक है, इतने दूरी का क्या हो गया है, डिस्प्लेसमेंट हो गया है। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर निष्कर्ष ये निकला कि ग्लास स्लैब में पहला माध्यम क्या है, एयर, अंतिम माध्यम भी क्या है, एयर, बीच में क्या रखा है, ग्लास। ठीक है, तो आपतित प्रकाश किरण का एंगल और निर्गत प्रकाश किरण का एंगल दोनों का कोण क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, परंतु प्रकाश किरण का क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, उसका क्या हो जाता है, विचलन हो जाता है, अर्थात प्रकाश किरण अपने एक्चुअल पाथ को फॉलो ना करते हुए उस पर डिस्प्लेस हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, लेकिन मान लीजिए यहाँ पर ये ग्लास से पहला माध्यम एयर है, अंतिम माध्यम एयर है, तब ये कंडीशन हमको मिला है। अगर ये अंतिम माध्यम एयर ना होकर के जल होता, यानी प्रकाश किरण आई तो है एयर से ग्लास में और निकल रही ग्लास से जल में, तब कंडीशन ये हमको नहीं मिलता, तब कंडीशन कुछ अलग होता। ठीक है फ्रेंड, तो ध्यान से सुनिएगा, यदि पहला माध्यम और अंतिम माध्यम सेम है, ठीक है फ्रेंड, पहला माध्यम और अंतिम माध्यम सेम है, तब उस कंडीशन में हमेशा आपतन कोण और निर्गमन कोण क्या होगा, इक्वल होगा। चाहे बीच में कितने ही माध्यम रख दिए, चाहे बीच में आप 200, 300, 400 कितने भी माध्यम आप रख दो, यदि पहला माध्यम और अंतिम माध्यम सेम है तो वहां पर क्या होगा, हमेशा आपतन कोण हमेशा निर्गत कोण के बराबर होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा अपने एक्चुअल पाथ से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, जहां पर आई इज इक्वल टू क्या मिलता है, आई, यानी कि अगर क्वेश्चन में मान लीजिए ग्लास स्लैब का क्वेश्चन आता है, आई का ई का मान दिया हुआ है, तो वो मान किसके बराबर होगा, आई के बराबर हो जाएगा। और यदि हमको मान लीजिए ये म्यू का मान दिया है, तो हम R1 या R2 कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ठीक फ्रेंड, तो यहाँ पर देखते हैं अपवर्तन कुछ अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है फ्रेंड, तो हमने आसपास उसमें बहुत सारी घटनाएं देख पाते हैं, जिनमें जो की घटनाएं अपवर्तन कारण से होती हैं। जैसे कि देखा जाए, मान लीजिए कोई एक पेंसिल पार्शियली वाटर में डूबी हुई है, मान लीजिए कोई पेंसिल या रॉड का टुकड़ा है, वो आधा इमर्स है, आधा डूबा हुआ है, कहां पर, पानी में। तो दोस्तों क्या होता है कि जब इसको हम देखते हैं तो यहाँ चलने वाली प्रकाश किरणें हैं जो कि पानी से हवा में जाती हैं, तो चूंकि इनका अपवर्तन पानी से हवा में होता है, ठीक है, तो ये क्या होती है, अभिलंब से दूर हट के चलती है। परंतु यदि मान लीजिए इन किरणों को व्यक्ति दूर से देख रहा है, तो चूंकि हम सीधी किरणों को देख पाते हैं, अतः ये प्रकाश किरणें हमको पीछे हटाने पर यहाँ कहीं मिलती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, चूंकि हम सीधे किरणों को ही देख पाते हैं, अतः यहाँ चलने वाली प्रकाश किरण हमको यहाँ जाती हुई ना दिख करके हमको इस पॉइंट से कहीं पर जाती हुई दिखाई देती है, और इस प्रकार से डूबी हुई पेंसिल हमको कुछ ऊपर उठी हुई इस प्रकार से दिखाई देती है। मतलब ये लगता है कि ये पेंसिल क्या है, मुड़ी हुई है। इस प्रकार से पेंसिल ऐसा ना होगा क्या हुई है, मुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया। कहां से कहां, पानी से एयर, सघन से विरल माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन हो गया। प्रकाश किरणें यहाँ पर मान लो कोई अभिलंब होता है इस प्रकार से, तो क्या हो रही है, अभिलंब से दूर हट के चल रही है, जिनको पीछे की ओर बढ़ाने पर इस पॉइंट से कहीं से आती हुई प्रकाश किरणें हमको दिखाई देती हैं। बट एक्चुअली प्रकाश किरणें कहां से निकली थी, इस पॉइंट से, लेकिन आती हुई कहां से लग रही है, इस पॉइंट से, अतः यह पेंसिल हमको मुड़ी हुई दिखाई देगी। इसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए कोई एक ग्लास का स्लैब है, ठीक है, ग्लास का एक स्लैब है हमारे पास, यदि हम इसको कहीं ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, ग्लास का स्लैब को ऊपर से देख रहे हैं, तो ग्लास का स्लैब का थिकनेस हमको थोड़ा कम दिखाई देगा दोस्तों। ठीक है, जो भी ग्लास का स्लैब होगा उसका थिकनेस क्या होगा, हमको थोड़ा कम दिखाई देगा। क्यों ऐसा होगा, मान लीजिए ये पूरा एक ग्लास का स्लैब है, तो किसी एक पॉइंट ओ से चलने वाली प्रकाश किरण ग्लास से हवा में प्रवेश करती है। ये प्रकाश किरण इस प्रकार से गई, यहाँ पर क्या होगा, उसका अभिलंब होगा, तो प्रकाश किरण ग्लास से हवा में गई, सघन से विरल में, तो अभिलंब से दूर हट करके चलती है। ठीक है दोस्तों, ये प्रकाश किरण गई, अभिलंब से दूर हट के चलती है। यदि इस प्रकाश किरणों को यहां से कोई आदमी देख रहा है, तो चूंकि हम सीधी किरणों को ही देख पाते हैं, हम टेढ़ी मेढ़ी किरणें नहीं देख सकते, तो ये जो प्रकाश किरण है इसको आगे बढ़ाने पर ये इस बात को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये हमको यहां दिखाई दे करके हमको इस पॉइंट आई पर दिखाई देगा, क्योंकि हम सीधी किरणों को ही देख पाते हैं। ठीक है, मतलब यहां से कोई व्यक्ति इस किरणों को देखेगा तो ये प्रकाश किरण जो कि यहां से होकर चल रही है वो उसको यहां कहीं से चलती हुई दिखाई देगी इस प्रकार से, क्योंकि हम तो टेढ़ी मेढ़ी किरणें देख नहीं सकते, हम सीधी किरणों को ही देख सकते हैं। अतः ये पॉइंट हमको यहाँ उठा हुआ दिखाई देगा, तो ये जो थिकनेस है हमको यहाँ पर दिखाई देगा कि अब ये इतना तक में दिखाई देगा, तो इसलिए ग्लास की चौड़ाई हमको कम दिखाई देगी ऊपर से देखने पर। ठीक है फ्रेंड,
और भी दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल है, सभी एग्जाम्पल को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे कि सूर्य उगते वक्त और डूबते वक्त सूर्य हमको पूरा गोल ना दिखाई दे करके थोड़ा ओवल शेप में दिखाई देता है दोस्तों। तो सूर्य का ओवल शेप में यानी कि अंडाकार आकृति में दिखाई देना, ठीक है, सनराइज के समय और सनसेट के समय ये भी प्रकाश के अपवर्तन का कारण होता है। यदि एक नींबू को पानी में डुबा दिया जाए और साइड से देखा जाए तो जो नींबू है वो हमको बड़ा दिखाई देता है, बहुत बड़ा दिखाई देता है, वो भी घटना में होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। उसी प्रकार दोस्तों यदि किसी एक सिक्के को पानी में डुबो दिया जाए तो सिक्का अपनी तली से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ये घटना भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। क्योंकि मान लीजिए यहाँ सिक्का रखा हुआ है, सिक्के से चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात सघन से विरल में प्रवेश करती है, अभिलंब से दूर हटके चलती है। इन किरणों को हम देख पाते हैं किसी दूसरे बिंदु से आते हुए, जो कि कहाँ है, थोड़ा ऊपर हमको मिलता है, इसलिए सिक्का जमीन पर दिखाई देकर थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार दोस्तों अपवर्तन के बहुत सारे यहाँ पर दैनिक उपयोग है, अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है, जिसको हम आसपास देख सकते हैं। तो ये कुछ अनुप्रयोग थे उसके। आगे हम देखेंगे दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन।